क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? आपने जो भी असेट परचेस किया है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब रेट ऑफ डॉलर था 70 rupees. You think that whenever I'll be making payment in future, the rates are supposed to increase. Okay, शायद वो 74 rupees per dollar हो सकता है. So I contracted a foreign exchange dealer. मैंने एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर को कांटेक्ट किया और उसको बोला कि मुझे आज से 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या किसी भी फ्यूचर डेट पे 30,000 यूएसडी का पेमेंट करना है. लेट मी नो एट विच रेट यू वुड बी सप्लाइंग मी दिस अमाउंट. तो उसने बोला कि मेरा रेट होगा 71 rupees. नाउ अ पर्सन वुड थिंक कि अभी मेरा लायबिलिटी 70 का है, मैं उसको 71 में डिस्चार्ज करूंगा. तो 70 पे तो रीसेंट रिकॉर्डिंग है, बट आपका लायबिलिटी एसेट्स कितना है? 30,000 यूएसडी का है. व्हाट डज दैट मीन? कि आपको उसको इंडियन रुपी में पेमेंट नहीं करना है. यू आर सपोज्ड टू मेक पेमेंट इन अ फॉरेन करेंसी. तो इन दैट केस क्या होगा कि जब फ्यूचर में रेट बढ़ेगा आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा. You will have to make more payment, 1 rupee per dollar. तो आप 4 rupees per dollar according to your calculations. मैंने बोला कि इतना सारा लायबिलिटी बढ़े, इससे अच्छा 1 रुपी ज्यादा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हमने डीलर के साथ फिक्स कर दिया कि ठीक है, आज से 2 महीने के बाद मैं तुम्हारे पास इसके इक्वल अमाउंट लेके आऊंगा, आप मुझे 30,000 यूएसडी दे देना. ठीक है. 2 महीने के बाद हम गए, डीलर को इंडियन करेंसी में पेमेंट किया और यूएसडी ले लिया. तो मेरा तो लायबिलिटी कंफर्म अमाउंट से इंक्रीज हुआ है. अब जिस दिन पेमेंट हुआ उस दिन रेट 78 है, 80 है, 75 है, 68 है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मेरा लायबिलिटी फिक्स हो गया है, मुझे 71 ही पे करना है. देन द डिफरेंस वुड बी ओनली ऑफ 1 रुपी इंस्टेड ऑफ द एक्चुअल रेट on the date of payment. जिस दिन मैंने 2 महीने के बाद पेमेंट किया था, एक्चुअल रेट से फॉर एग्जांपल 75 है, तो उससे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं क्योंकि मुझे 75 के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं करना है. मेरा तो डील हो चुका है 71 के अकॉर्डिंग. okay? That was section 43A, fluctuations in the foreign exchange rate. लायबिलिटी बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, कम होगा तो कम करेंगे. क्या कम करेंगे? कॉस्ट. हम लोग वो अकाउंटिंग इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना कि जितना का मैंने एसेट लिया है उतनी इक्वल अमाउंट का इधर लायबिलिटी है, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और ये कम होगा तो ये भी कम होगा. चलो, ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस में आता है, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 43B. द फॉलोइंग सम्स आर अलाउड एज रिडक्शन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पेमेंट. हमने हाउस प्रॉपर्टी में ऐसा एक चीज देखा था, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर. पेड वर्ड पे हमने बहुत ज्यादा फोकस किया था कि आप कितने भी साल का म्युनिसिपल टैक्स करंट ईयर में पे करते हो तो आपको वो अलाउ होगा. द ओनली थिंग इज इट शुड बी पेड एक्चुअली इन द गिवन प्रीवियस ईयर एंड इट शुड बी पेड बाय ओनर. तो उसमें पेमेंट पे ज्यादा फोकस था. ये सिमिलर सेक्शन है कि आपका लायबिलिटी है, उसका मतलब आपको डिडक्शन मिलेगा ऐसा नहीं है. कंफर्म लायबिलिटी है कि आपका पेमेंट करना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो फ्यूचर में. ओके, बट फिर भी एक्ट में ये मैंडेटरी माना गया है, कंपलसरी बोला गया है कि आप प्रीवियस ईयर में या आपको जो टाइम लिमिट दिया गया है उसमें इस एक्सपेंस का एक्चुअल पेमेंट करोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगा. आपको सिर्फ प्रोविजन करने से या लायबिलिटी दिखाने से डिडक्शन नहीं मिलेगा. इट मस्ट बी एक्चुअली पेड. ओके, कौन सी चीजों के बारे में बात किया हुआ है देखते हैं. एनी सम पेएबल बाय वे ऑफ टैक्स, ड्यूटी, सेस और फी अंडर एनी लॉ. अभी देखो, ये सब चीजें
अंडर अ लॉ पे करना है तो किसको पे करने का होगा? तो whom are we supposed to pay? Obvious to the, किसको पे करने का होगा? Amount is to be payable to government. Okay. Sure. Any sum payable by assessee as an employer by way of contribution to any provident fund or superannuation fund or gratuity fund. अभी थोड़ा ऊपर हमने समझा था सेक्शन 48 सबसेक्शन 7 में कि आप सिर्फ प्रोविजन करोगे वहां से नहीं चलेगा, यू विल हैव टू मेक पेमेंट एज वेल. पेमेंट करोगे तो डिडक्शन मिलेगा, प्रोविजन करने से डिडक्शन नहीं मिलेगा. बोनस और कमीशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, इसका भी एक्चुअल पेमेंट होना चाहिए तो डिडक्शन मिलेगा. ओके. एनी सम पेएबल बाय द असेसी एज इंटरेस्ट ऑन एनी लोन. नॉर्मली आप कोई भी लोन लेते हो या कोई भी बोरिंग होता है वो ड्यू बेसिस पे अलाउ होता है, नॉर्मली वो अलाउ होता है. बट जब ये लोन किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से लिया गया हो, इनमें से किसी भी एक एंटिटी के पास से आपने लोन लिया है, तो आपको उस इंटरेस्ट का डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ होगा. ओके. उसको ड्यू बेसिस पे अलाउ नहीं होगा. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सबसे पहला था एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस और फी पेएबल टू गवर्नमेंट. दूसरा, एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए कोई भी फंड हमने स्टार्ट किया हो तो एक्चुअल पेमेंट. बोनस, कमीशन, एक्चुअल पेमेंट. एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन. ओके. चलो अब दूसरा, अब ये बोल्ड है ना, मतलब ऐसा समझने का कि ये अमेंडमेंट है. Any sum payable by the assessee as interest on any loan or borrowing from a deposit taking. अभी आपको क्लियर हो जाएगा. हमने एनबीएफसी का चैप्टर पढ़ा था, है ना, उसमें क्या क्या टाइप बनाए थे? डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, इसमें सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एंड अदर्स, है ना. तो इसके लिए और इसके लिए, इसके बारे में बात नहीं की है. एक है डिपॉजिट टेकिंग और दूसरा नॉन डिपॉजिट टेकिंग बट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट. डिपॉजिट टेकिंग ये हो गया, दूसरा सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो उनको भी पेमेंट बेसिस पे ही इंटरेस्ट अलाउ होगा. मैंने किसी एनबीएफसी, जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, वहां से लोन लिया है, तो उसका इंटरेस्ट मैं पे करूंगा तो मैं एक्सपेंस क्लेम कर पाऊंगा, पेएबल बेसिस पे क्लेम नहीं कर पाऊंगा. तीसरा, एनी लोन और एडवांस फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक और अ कोऑपरेटिव बैंक अदर देन अ प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, तो उसको भी एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही डिडक्शन मिलेगा. Okay, leave salary and paid by any assessee for use of railway assets. मतलब assessee पेमेंट करेगा, किसको पेमेंट करेगा? इंडियन रेलवे को. क्यों पेमेंट करेगा? क्योंकि उसने यूज किया है रेलवे असेट्स का. He has made use of railway assets, तो वो भी आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ होगा. These are the sums. वो कब तक पे करना पड़ेगा उसका भी लेट लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले समझाया भी हुआ है. बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम. कौन सा ड्यू डेट था? तो जो नॉन ऑडिट केस है, जिसका ऑडिट नहीं होता है, उसके लिए 31 जुलाई है. और जिसका ऑडिट होता है उसके लिए नॉर्मली लिखता हूँ कि हर साल कभी ना कभी
15 दिन या 1 महीने के लिए चेंज होता रहता है। तो एक्ट में कौन सा लिखा हुआ है? जिसका ऑडिट नहीं होता है उसके लिए 31 जुलाई, जिसका ऑडिट होता है उसके लिए 30 सितंबर। इसके आगे भी एक और डेट है, उसको बाद में पढ़ेंगे, बट ये मेन 2 डेट्स हैं। तो इस डेट से पहले, मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 है, उसका रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने का लास्ट डेट है 30 सितंबर। तो उससे पहले आपको इन सब चीजों का पेमेंट करना पड़ेगा, तो अलाउ होगा, अदरवाइज अलाउ नहीं। कौन सी फीस का पेमेंट? एनी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्स, ड्यूटी और सेस। किसी भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी या सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी से लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट। बोनस कमीशन टू द एम्प्लॉइज, पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएट फंड और एनी अदर सुपरएनुएशन फंड, लीव सैलरी एंड पेड बाय एसएससी टू इंडियन रेलवे फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट्स। ये सारे पेमेंट्स, ये सारे एक्सपेंसेस एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ होंगे, ओके, अदरवाइज वो अलाउ नहीं होगा। कब तक पेमेंट कर सकते हैं? फाइनेंशियल ईयर 1920 का इंटरेस्ट है तो 30 सितंबर 2020 तक पेमेंट करेंगे तो चलेगा। चलो, अगर मैंने रिटर्न 16 अगस्त को मैंने रिटर्न फाइल कर दिया तो इससे पहले करना। सो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न और लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, उससे पहले आपको पेमेंट उस दिन भी करेंगे तो चलेगा। 16 अगस्त को आपने रिटर्न फाइल किया, 16 अगस्त को पेमेंट किया तो भी चलेगा, अलाउ होगा। नेक्स्ट, अगर 1920 असेसमेंट ईयर या उससे पहले के किसी असेसमेंट ईयर में आपको इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पे अलाउ हो चुका है, क्योंकि ये क्या है, अमेंडमेंट है अगेन, है ना। कौन से केस में अमेंडमेंट है? एनबीएफसी के केस में। वो तो अभी इस साल में अमेंडमेंट आया है, फाइनेंशियल ईयर 1920 में, ओके। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपका फाइनेंशियल ईयर 1819 था, तो तब तक तो ड्यू बेसिस पे अलाउड था, मतलब इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया बट पेएबल हो गया तो भी अलाउड है। इट वाज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। फाइनेंशियल ईयर 1920 से क्या बोला? पे करोगे तो अलाउ होगा, पेएबल बेसिस पे अलाउ नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 में आपने 1819 का भी इंटरेस्ट पे किया और 1920 का भी इंटरेस्ट पे किया, 2 साल का इंटरेस्ट आपने एक साथ पे कर दिया। यू पेड इंटरेस्ट फॉर 2 years। अब अंडरस्टैंडिंग ये कहता है 1920 में कि जितना आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया होगा, पेमेंट जितना किया उतना अलग होगा। अभी इस साल तो 2 साल का पेमेंट हो रहा है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए ऐसा बोला कि भाई 1819 में तो ड्यू बेसिस पे अलाउड था ना, 1819 इट वाज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। तो जो इंटरेस्ट का पेमेंट आप नेक्स्ट ईयर में कर रहे हो, पर इसका डिडक्शन तो आप ऑलरेडी गिवन ईयर में क्लेम कर चुके हो। मैंने 1819 में मेरा इंटरेस्ट था 5 लाख रुपीज, तो वो तो ड्यू बेसिस पे मैंने इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर ही लिया था। सिर्फ उसका पेमेंट 1920 में हो रहा है, इसका मतलब आपको इसका भी डिडक्शन मिलेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, 1920 ऑनवर्ड्स से ये ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, conversion of interest into a loan or borrowing
इसको हम बोलते हैं FITL, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन। समझाता हूं कि ये होता क्या है। कि कोई भी एक एंटिटी है, एनी एंटिटी विच हैज टेकन अ लोन फ्रॉम अ स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, PFI, NBFC और एनी अदर शेड्यूल्ड बैंक, इन लोगों से लोन लिया है और उसका मे भी चलो कुछ टाइम तक उसने पेमेंट किया और उसके बाद उसकी फाइनेंशियल पोजीशन डिस्टर्ब हो गई, तो वो ना तो प्रिंसिपल पे कर पाया ना ही इंटरेस्ट पे कर पाया और 2 साल का इंटरेस्ट ड्यू हो गया। तो जितने भी लॉस इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड हैं या बैंकरप्सी से रिलेटेड हैं, इसमें सबसे पहला ऑप्शन बचाने का होता है और नहीं बचे तो मार दो। बट फर्स्ट ट्राई कि ये बिजनेस सर्वाइव हो जाए। तो सर्वाइवल के लिए इसका रिकंस्ट्रक्शन प्लान बनाया गया। जिन जिन बैंक ने लोन दिया था उन्होंने मिलके रिकंस्ट्रक्शन प्लान बनाया और बोला कि कोई बात नहीं, इस बिजनेस ने भले हमको 2 साल तक इंटरेस्ट नहीं दिया पर इसका फ्यूचर काफी अच्छा है, तब हम पैसा रिकवर कर लेंगे। एक काम करते हैं, 2 साल का जो इंटरेस्ट है जो कि वो 15 लाख रुपए हो गया, अभी एसेट्स तो वो ड्यू हो गया है, मतलब आपको अभी का भी वो पेमेंट करना पड़ेगा, पर इसको एक लोन में कन्वर्ट कर दो। प्रिंसिपल तो अभी दूर है, प्रिंसिपल अभी दूर है, अभी तो सिर्फ इंटरेस्ट के रिकवरी की बात चल रही है और ये 15 लाख का जो इंटरेस्ट है उसको एक सेपरेट लोन में कन्वर्ट कर दो और उस लोन को हम किस टाइप का अरेंजमेंट बोलते हैं, FITL, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन। और आपने बिजनेस को ऐसा बोला कि चलो एक साथ आप 15 लाख रुपए नहीं दे सकते, एक काम करो इसको हम 2 साल में स्प्लिट कर देते हैं और 2 साल, मतलब प्रीवियस 2 इयर्स का तो आपने इंटरेस्ट दिया नहीं है, आने वाले 2 साल तक आप इसको इंस्टॉलमेंट में डिवाइडेड बाय 24 करके पे कर दो, अप्रॉक्स 60,000 पर मंथ। ये तो खाली इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अभी हम बोल ही नहीं रहे। तो व्हाट यू डिड, you converted your interest liability into a loan, funded interest term loan, मतलब इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा लोन में। तो इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि इस टाइप का अरेंजमेंट करना या नहीं करना वो पार्टीज पे डिपेंड करता है, जिसने लोन लिया है और जिसने लोन दिया है। पर हमारे अकॉर्डिंग इस इंटरेस्ट का एक्चुअल पेमेंट तो हुआ ही नहीं है, उसको लोन में कन्वर्ट करना इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल पेमेंट। अभी भी लायबिलिटी तो बाकी है। जब जब ये 60,000 पर मंथ का इंटरेस्ट पे करेगा वो एक्चुअल पेमेंट करेगा तब हम अलाउ करेंगे। अभी तो खाली कन्वर्जन हुआ है तो इस कन्वर्जन को हम डीम्ड पेमेंट मानेंगे नहीं। ओके, एक्चुअल पेमेंट करो तो डिडक्शन अलाउ करेंगे। ये आपको पूरा समझाया हुआ है और हमने ये एनबीएफसी वाले चैप्टर में डिस्कस कर लिया कि एनबीएफसी क्या होता है, डिपॉजिट टेकिंग क्या होता है, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट क्यों होगा, है ना। टोटल एसेट्स लेस देन मोर देन 500 करोड़। अब इसका आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। Mr. Hari, an individual, carried on the business of purchase and sale of agricultural commodities. देखो क्या बोला है, वो ट्रेडर है। He borrowed loans from Andhra Pradesh State Financial Corporation, SFC हो गया। तो सेक्शन 43B क्या कहता है, इंटरेस्ट का एक्चुअल पेमेंट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। Has not paid interest, नहीं पे किया है। एपीएसएफसी को 15 लाख, इंडियन बैंक को 30 लाख,
उन्होंने क्या किया, रिकंस्ट्रक्शन, मैंने बोला था ना रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, कन्वर्टेड द अबव इंटरेस्ट पेबल बाय हरी टू देम एज अ लोन, मतलब इसको क्या बोलेंगे, FITL। कितने इंस्टॉलमेंट कर दिए, 60, ओके, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। अब नहीं, ये यहाँ पे फुल स्टॉप है। फिर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 हरी पेड 5 इंस्टॉलमेंट्स टू APSFC एंड 3 इंस्टॉलमेंट्स टू इंडियन बैंक। तो अब उसने क्लेम किया पूरा 45 लाख। उसने बोला कि देखो इंटरेस्ट तो पहले ड्यू था, अभी ड्यू नहीं है क्योंकि वो लोन में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब वो डीम्ड पेमेंट हो गया। और हमने अभी क्या पढ़ा था, कन्वर्जन वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पेमेंट। तो उसने APSFC को 5 इंस्टॉलमेंट पे किए, तो 60 से डिवाइड करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 1,25,000। इसको भी 60 से डिवाइड करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डबल, ओके, जब 3 आएगा, सो 150। इतना ही इंटरेस्ट अलाउ होगा। ये इतनी कथा लिखी है, उसका फाइनल आउटकम ये है। और आपको लिखना पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। इसमें आप अपने वर्ड्स का यूज कर सकते हो, नेसेसरी नहीं है आप फोटोकॉपी जैसा ही लिखो ऐसा। ये केस लॉ है, पढ़ना अच्छे से। ओके, ये सेक्शन अराउंड 2015 में आया था, ओके, और इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्लियर था। क्या ऑब्जेक्टिव है और किसको एप्लीकेबल होगा, दिस विल बी एप्लीकेबल टू रियल एस्टेट डेवलपर्स, this provision will be applicable to जो लोग फ्लैट्स, डुप्लेक्सेस, हाउसेस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, उनको एप्लीकेबल होगा, ओके। तो उनके लिए वो क्या होगा, स्टॉक इन ट्रेड। मैंने खरीदा तो मेरे लिए वो कैपिटल एसेट है, ओके, बट जिसने बेचा उसके लिए तो वो स्टॉक इन ट्रेड है। अभी इसका ये सेक्शन लाने के पीछे का लॉजिक ये था कि पहले ऐसा सिमिलर प्रोविजन आपको कैपिटल गेन वाले चैप्टर में मिलेगा, है ना, यू विल सी सिमिलर प्रोविजन इन द कैपिटल गेन चैप्टर, पर उसमें ऐसा कंपल्जन था कि एसेट का नेचर कैपिटल एसेट होना चाहिए दोनों के लिए, सेलर और बायर दोनों के लिए। तो वहां पे ये सेक्शन एप्लीकेबल है। यहाँ पे क्या है, सेलर के लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है एंड बायर के लिए वो कैपिटल एसेट होगा, ऑब्वियस। तो ये जो दूसरा प्रोविजन मैंने लिखा वो पहले एग्जिस्टेंस में नहीं था, इसकी वजह से काफी सारा रेवेन्यू लॉस होता था गवर्नमेंट को, क्योंकि ये वाला प्रोविजन ही नहीं था। That is why they have brought in this section। इसमें इन लोगों ने कहा है कि आप अगर स्टैंप ड्यूटी से कम प्राइस पे, बेसिक बता रहा हूं, इसमें और भी कुछ चीजें हैं, पर सेलर एक प्रॉपर्टी बेच रहा है, दैट इज स्टॉक बेच रहा है, जिसका मार्केट वैल्यू नहीं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 30 लाख है, पर उसने वो बेचा 28 लाख में। ओके, देन इन दैट केस भले उसका सेल प्राइस 28 लाख हो, पर
प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही सेल प्राइस माना जाएगा। ओके, एक और चीज इसके अंदर, मतलब ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, ये आपका एक्चुअल सेल प्राइस है, और आपका एक्चुअल सेल प्राइस स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो दिस विल ओनली बी कंसिडर्ड एज सेल प्राइस। क्योंकि डिपार्टमेंट ये समझता है कि आपने स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम वैल्यू इसीलिए रखा है क्योंकि आप टैक्स इवेड करना चाहते हैं। व्हाट इफ द सिचुएशन इज अदरवाइज, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ये है और आपका सेल प्राइस 31 लाख है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हमको मिनिमम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए एज अ सेल प्राइस। ओके, ये नॉर्मल प्रोविजन है। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट इन लोगों ने ये ऐड किया है कि अगर इन दोनों प्राइस में 5% से ज्यादा का गैप ना हो तो फिर लोअर वैल्यू भी चलेगा। हाउ टू कैलकुलेट, है ना, मैं समझाता हूं। देखो, इफ स्टैंप ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड 105% ऑफ द कंसिडरेशन रिसीट, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितना है, 30 लाख। डज नॉट एक्सीड का मतलब क्या होगा, लेस देन इसका 105% कंसिडरेशन रिसीट। तो आपका स्टैंप ड्यूटी 30 लाख है, कंसिडरेशन आपको मिला 29 लाख, और इसका कितना परसेंट निकालेंगे हम लोग, 105%। तो इट वुड बी 31,45,000। कितना होगा, 31,45,000। So stamp duty value is not increasing by 105% of consideration। अगर ये हुआ तो this will be considered। सिर्फ इतना पहुंचना, भले 29 लाख वो 30 लाख स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है, पर इन दोनों के बीच में गैप 1 लाख का है। कितना है, 1 लाख, और 29 लाख का 5% कितना होता है, 1,45,000। So if the gap between stamp duty value and actual value of consideration is less than 5%, then it is fine। अभी एक काम करो, आपके पास कैलकुलेटर